हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनवीएस पीजीटी फिजिक्स जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर होगा। इसके 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम 31 टू क्वेश्चन 40। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। इफ अ सर्टेन ट्रांजिस्टर हैज IC इक्वल टू 15 मिली एम्पियर एंड IB इक्वल टू 167 माइक्रो एम्पियर, देन फाइंड बीटा डिसाई। देखो ये अल्फा, इसमें अगर आप ट्रांजिस्टर का देखो तो 3 तरह के रेशो होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब अल्फा बीटा गामा किस किस से इक्वल होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप इसको 3 बार लिख लो, CEB को CCEEBB, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि अल्फा किसका रेशो होता है। तो CCEEBB लिखने के बाद आप इसमें आई लिख दो। तो देखो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि अल्फा बराबर होता है IC अपॉन आई। एक्चुअली बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो ये याद रखने का एक तरीका है कि अल्फा बराबर हो गया IC अपॉन आई, बीटा बराबर हो गया IC अपॉन में IB और गामा IE अपॉन IB। अच्छा, यहाँ पर C और E आ रहा है तो ये अल्फा रिप्रेजेंट करता है कॉमन बेस को, कॉमन बेस का रेशो होता है। बीटा यहाँ पर देखो C और B, E नहीं है ना, तो ये होगा कॉमन एमीटर के लिए, कॉमन एमीटर के लिए। और ये देखो यहाँ पर C नहीं है तो ये हो जाएगा कॉमन कलेक्टर के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए। हालांकि यहाँ तो हमें बीटा दिया हुआ था, अगर वो सिर्फ ये बोलता कि करंट गेन निकालो तो हमें कैसे पता चलता। तो अल्फा बीटा गामा से आपको पहचानना होगा। अगर मान लीजिए कॉमन बेस के लिए होगा तो अल्फा यूज करते हैं, IC अपॉन आई ही होता है। बीटा होता है कॉमन एमीटर के लिए IC अपॉन IB, गामा होता है कॉमन कलेक्टर के लिए IE अपॉन IB का रेशियो। फिलहाल तो हमें बीटा निकालना है, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा IC अपॉन में IB। अब बीटा निकालने के लिए देखो IC हमें पता है 15 मिली एम्पियर है, तो इसको लिखो 15 इंटू 10⁻³ और IB की वैल्यू 167 माइक्रो, तो माइक्रो को आप इस तरह से लिखेंगे 10⁻⁶। अब जब आप 15 को 167 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.0898, ठीक है। और ये हो जाएगा 10⁻6 ऊपर जा करके 10⁻6 - 3 यानी कि 10⁻3 बचेगा। अब देखो ऑप्शन में इस तरह से है हमारे पास, वैसे भी 89 के आसपास मुझे क्या करना है, अब ये पॉइंट जो है ना इसको 3 पॉइंट आगे खिसका दो ताकि 10 की पावर खत्म हो जाए। तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 89.8 और 10⁻3 खत्म। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 89.8 आएगा बीटा की वैल्यू। लेकिन इन सभी ऑप्शन में जो करीब वैल्यू है हम उसको चूज करेंगे, तो सबसे करीब वैल्यू, सबसे एक्यूरेट वैल्यू क्या रहेगी फिर यहाँ पर 90, तो बीटा आ जाएगा 90 में। The radioactive disintegration constant lambda of radium is given. How much time a given sample would take to reduce 1/10 of its original value? देखो कंसेप्ट समझते हैं पहले। मान लीजिए किसी भी मटेरियल में इनिशियल जो सैंपल है वो N0 गिवन है, तो आफ्टर टाइम t जो सैंपल डिके हो जाएगा वो होता है n इक्वल टू N0 e⁻⁻ एक्चुअली जो dN/dt है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उसके किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितने एटम न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो n इक्वल टू N0 e⁻⁻t एक रिलेशन है कि n क्या यहाँ पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो चुके हैं, N0 जितने ओरिजिनल थे, लैम्डा यहाँ पर है कांस्टेंट और t टाइम है। अभी हमें बोला है कि हाउ मच टाइम अ गिवन सैंपल वुड टेक टू रिड्यूस 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो n है वो 1/10 है किसके, ओरिजिनल वैल्यू के। तो हमें टाइम निकालना है कि जो डिके हो रहे हैं वो 1/10 हो गए हैं। अब यहाँ से देखो n/n0 को हम लिख सकते हैं e⁻⁻t, तो n/n0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/10, तो 1/10 इक्वल टू आ गया e⁻⁻t। अब देखो कहीं पर अगर मान लीजिए y इक्वल टू e⁻x है, तो आपको x अगर निकालना है तो आपको दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं ln y इक्वल टू x। और जब ln y को आप नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log y इक्वल टू x। तो यही कंसेप्ट मैं अभी यहाँ पर अप्लाई करूँगा। ये 1/10 हो गया, 1/10 को आप 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ये हो गया e⁻⁻t। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब log लेते हैं, तो ln 10⁻⁻1 इक्वल टू हो जाएगा -λt।
अब इसको हम log अगर लिखें तो यहाँ पर हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये 10⁻⁻1 और ये माइनस लैम्डा टी। अब देखो log अगर 10 होता है तो उसकी वैल्यू आती है 1, अगर log 10⁻⁻1 होता है तो उसकी वैल्यू आती है -1। तो यही मतलब log 10⁻⁻1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ये हो जाएगा -2.303 इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू में टाइम टी। तो टाइम निकालना तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के हमें मिलेगा 2.303 अपॉन में लैम्डा। अच्छा, लैम्डा की जो यूनिट है वो सेकंड में गिवन है, तो हमारा जो टाइम अभी आएगा वो सेकंड में आएगा। 2.303 डिवाइडेड बाय 1.13 इंटू 10⁻⁻9, या टी इक्वल टू आ जाएगा 2.303 को 1.13 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिख दो 10⁻9। अब अगर आप मान लीजिए टाइम को इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपको मिलेगा 2.038 इंटू 10⁻9, लेकिन ये आया सेकंड में। अब देखो आपको आंसर चाहिए ईयर में, तो आप सेकंड को ईयर में कैसे बदलोगे? तो देखो हमें पता है कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, और हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और हर घंटे में 24 घंटे में यहाँ पर अगर मिनट में चेंज करा जाए तो 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 60 से फिर से मल्टीप्लाई करनी होगी। मतलब एक ईयर में इतने सेकंड होते हैं। वैसे आपको डायरेक्टली भी याद रखना चाहिए कि एक ईयर में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो अब हमें ये पता है कि हमारा जो सेकंड में आंसर आया वो आया 2.038 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो देखो अगर आपको मान लीजिए टाइम चाहिए ईयर में, तो हम क्या करें, 2.038 इंटू 10⁻9 डिवाइड में 3.156 इंटू 10⁻7। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0.646 इंटू 10⁻2, जिसको आप 64.6 भी लिख सकते हैं। तो नियर अबाउट अगर आप आंसर देखो तो हमारा आंसर आएगा 64.5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नॉन नल वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी की वैल्यू बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? तो क्वेश्चन करने के लिए मैं पहले आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लो आप सेल्फ प्रोडक्ट करते हो, मतलब एक ही वेक्टर की एक ही दूसरे वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करते हो, तो उसको आप ए का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर सेल्फ डॉट किया जाए तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वो उसी के बराबर होगा उसके स्क्वायर के, किसी एक वेक्टर के। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 आएगा। कब? जब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो हम करते हैं कि इसमें सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं दोनों तरफ, यानी कि ए प्लस बी, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर ए इक्वल टू बी है तो ए का स्क्वायर भी तो बी स्क्वायर के बराबर होगा, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर इसको आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ए प्लस बी और यहाँ पर ए प्लस बी, मतलब ये दो बार आप इसको लिखते हो और यहाँ पर लिखेगा, बीच में आएगा डॉट प्रोडक्ट। जैसे मैंने क्या करा, बस इसका उल्टा करा, ए का स्क्वायर है तो इसको आप ए डॉट ए लिख सकते हो, तो यहाँ पर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा उसको, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब देखो हम ए की डॉट करेंगे ए में, ए की डॉट करेंगे बी में, ऐसे ही बी की डॉट करेंगे ए में और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी में। तो हमें ए डॉट ए करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए की बी में करेंगे तो वो हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक है, और यहाँ पर बी डॉट ए और यहाँ पर बी का स्क्वायर, इसी तरफ ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर और फिर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि अगर मान लीजिए ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। तो यहाँ पर देखो ए डॉट बी ये बी डॉट ए, तो आप इसको लिख सकते हो ए का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी
प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, और आप ये माइनस टू ए डॉट बी है इसको इस तरफ लाओगे तो टू ए डॉट बी प्लस टू ए डॉट बी ये आपको मिलेगा इक्वल टू जीरो। इसी को आप फोर ए डॉट बी भी लिख सकते हो इक्वल टू जीरो, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी का इक्वल टू जीरो, अगर फोर को आप यहाँ पर डिनोमीटर में लाओगे। तो अब ये देखो कि यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, और मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर हुआ है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो दोनों वेक्टर होंगे यहाँ पर उनके बीच का जो एंगल होगा, ये तो पूछा है, वो हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क करके रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an astronomical telescope is focused on a distant star. If the distance between objective lens and eyepiece is 2.25 meter and the power of eyepiece is 4 diopter, तो आपको ये बताना है कि मैग्नीफाइंग पावर, ये सब चेक करना है, मतलब क्या मैग्नीफाइंग पावर 90 होगी, क्या पावर ऑब्जेक्टिव की 0.44 होगी, या फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की 75 होगी, या मैग्नीफाइंग पावर 10 होगी। तो देखो पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैग्नीफाइंग जो पावर होगी उसका फॉर्मूला होता है माइनस के एफ नॉट अपॉन में एफ ई टेलीस्कोप के लिए। अभी हमारे पास जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है एक तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ और ये आई पीस, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, और ये नियरली इक्वल टू होता है एफ नॉट प्लस एफ ई के। तो इसी की वैल्यू हमें गिवन है 2.5 मीटर, यानी कि एफ नॉट प्लस एफ ई का समेसन 2.5 मीटर है। और हमें गिवन है पावर ऑफ आई पीस, तो पावर का फॉर्मूला एक्चुअली होता है 1 में एफ। तो आई पीस की पावर है तो हम इसको लिखेंगे पी इक्वल टू 1/f ई। और ध्यान रखना, अगर मान लीजिए पावर डायोप्टर ही एसआई यूनिट होती है तो जो फोकल लेंथ निकलेगी ना इस फॉर्मूले से वो मीटर में आएगी सीधा। तो पावर कितना है 4 डायोप्टर, तो मैंने पावर की वैल्यू 4 डायोप्टर लिखी, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आएगा 1/4 और ये मीटर में आएगा। अब एफ इक्वल टू 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.25, तो फोकल लेंथ आ गई आई पीस की 0.25। अब एफ नोट निकालते हैं। देखो एफ नोट प्लस एफ ई कितना है 2.5, तो एफ नोट प्लस एफ ई अगर 2.5 है तो एफ नोट कितना हो जाएगा 2.5 माइनस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो भी हमने निकाली है। तो 2.5 में से माइनस करेंगे 0.25, ये आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। तो जब आप इसको डिफरेंस लोगे तो मिलेगा एफ नॉट 2.25, तो एफ ई हमारे पास आ चुका है 0.25, एफ नॉट आ गया है 2.25। तो मैग्नीफिकेशन अब निकाल सकते हैं हम, तो मैग्नीफिकेशन क्या है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। एफ नॉट कितना है 2.25 डिवाइड बाय एफ ई कितना है 0.25। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 9, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन होगी 9 होगी। अब इसका मतलब मैग्नीफिकेशन ना तो 90 है और ना 10 है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए हमारे। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 75। अब देखो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हमारी है 2.25 मीटर, तो ये भी आंसर गलत हो गया। अब बचा एक, तो वो तो ठीक होना ही है वैसे भी, पर चेक करते हैं। द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 0.44 डायोप्टर, चेक करते हैं पावर को, वो भी ऑब्जेक्टिव की। तो देखो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव बराबर होगा 1 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और मीटर में होना चाहिए 1 फोकल लेंथ कितनी आई थी ऑब्जेक्टिव की हमारे पास 2.25। तो जब आप पी नोट को मतलब 1/2.25 को डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 0.44 और यूनिट होगी डायोप्टर। तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो सब कुछ हमने चेक करना है, डायरेक्टली हम आंसर नहीं निकाल पाए, इसलिए हमने पहले फॉर्मूला लगाया एफ नॉट अपन एफ ई का, एल इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई होता है। तो टेलीस्कोप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के लिए, और डायरेक्टली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है तो फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाते हैं। इसमें अलग से कोई कंसेप्ट नहीं लगा है, बस आपको ये सब वैल्यू पता होनी चाहिए कि एल क्या होता है, पावर का फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 35, a sphere of radius 60 centimeter is charged to a potential of 1500 volt. Calculate the charge on the sphere. तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक हमें चार्ज निकालना है, रेडियस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है।
तो देखो कोई भी अगर स्फीयर है तो उसके जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में उसका रेडियस, और चार्ज, वोल्टेज और सी में रिलेशन होता है क्यू इक्वल टू सी वी। तो अगर हमें चार्ज निकालना तो कैपेसिटेंस में बस पोटेंशियल की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्यू इक्वल टू सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में रेडियस आर, और वोल्टेज हमें गिवन ही है। अब 4 पाई की वैल्यू आप याद रखा करो, बहुत ज़्यादा काफ़ी जगह पर इस्तेमाल होती है। पूरा मैग्नेटिज्म में 4 पाई मिनट अपॉन 4 पाई आता रहता है। तो 4 पाई की वैल्यू है 12.56, तो 4 पाई की वैल्यू हम लिख लेंगे 12.56। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू में 10⁻⁻12। रेडियस हमें 60 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना उसको मीटर में चेंज करो, और वोल्टेज कितना है 1500। तो जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1 × 10⁻⁷ कॉलम। तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन रनिंग विद अ वेलोसिटी u ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखो मैन की जो स्पीड है वो कैसी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। सी इज अ बस जस्ट स्टार्टिंग, ये भी वर्ड ध्यान देना, जस्ट स्टार्ट हो रही है, वेर इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हिम। इतना फिगर बनाते, देखो मान लो यहाँ पर कोई पर्सन है और इसने किसी बस को देखा, और जब वो बस को देख रहा है तो बस ये जस्ट स्टार्ट हुई है, इसका मतलब बस की इनिशियल स्पीड कितनी रही होगी, 0। दूसरा, अब जब वो बस को देख रहा है, देखो एक और चीज यहाँ पर, जो आदमी है पहले से ही चल रहा है, मतलब ये रेस्ट में नहीं है, बस रेस्ट में है, तो इनिशियली इसकी स्पीड कितनी u, और फाइनल स्पीड भी इसकी इतनी रहेगी, क्यों, इसकी स्पीड कैसी यूनिफॉर्म। तो मैंने क्या लिखा कि इसकी स्पीड कितनी है u। अब आगे, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बस इज f। अब देखो ये जो बस है ये आगे की तरफ जा रही है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है f। then what is the maximum possible value of x that would enable to man to catch the bus। अभी x क्या है, when it is at a distance x। देखो x है कि जहां पर पर्सन है वहां से लेकर के बस तक की जो दूरी है वो x हमें गिवन है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी सच दैट कि जो पर्सन है वो उस बस पर चढ़ जाए या उसको कैच कर पाए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। मैं मान के चलता हूँ कि लेट जो पर्सन है वो टी टाइम बाद बस को कैच कर पा रहा है, लेकिन जब वो टी टाइम बाद बस को कैच करेगा तो क्या बस यहीं पे रहेगी, नहीं ना, तो बस थोड़ी सी आगे आ जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि बस आफ्टर टाइम टी थोड़ी सी आगे आ गई है, मतलब जितना भी आगे हुई वो देख लेंगे हम बाद में, और ये बस यहाँ पर आ चुकी है अभी, ठीक है, इस पोजिशन पर। तो मैं क्या मान रहा हूँ, और यहाँ पर पर्सन आकर के उस पर चढ़ पा रहा है, मतलब उसको कैच कर पा रहा है यहाँ पर जब वो आ गई है बस। तो मैंने क्या माना, लेट टी बी द टाइम टेकन बाय पर्सन। मैन यूज ना करके पर्सन वर्ड यूज करूंगा, जनरल न्यूट्रल है। टेकन बाय पर्सन टू कैच द बस, ठीक है। हमने क्या माना कि ये टी टाइम बाद बस पर चढ़ पा रहा है, और इतने समय में ये बस अपनी पोजीशन से हट करके यहाँ पर आ गई। तो एज्यूम करके चलते हैं कि लेट पर्सन को जो टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बस को कैच करने के लिए वो कितना है, डी। तो हमने क्या माना, लेट डी बी द डिस्टेंस। अब देखो उसको टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो कितना करना है, डी। अब डी किसके बराबर होगा, हमने क्या माना, उसको टाइम लग रहा है टी, तो डिस्टेंस बराबर होगा यू टी के। अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो पर्सन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। देखो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड की बात आए तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब स्पीड सेम होगी या कांस्टेंट होगी, स्पीड यूनिफॉर्म हो, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का। लेकिन अगर मान लीजिए बॉडी में एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन भी कैसा, कांस्टेंट। इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तब हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान रखना जब एक्सीलरेशन नहीं होगा तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस के लिए, स्पीड इंटू टाइम। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तब हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ता है चीज़ों को सोल्व करने के लिए। तो फिलहाल मैंने क्या माना कि जो पर्सन है उसको डी डिस्टेंस कवर करना है
बस में चढ़ने के लिए जो डिस्टेंस डी की वैल्यू होगी वो होगी यू इंटू में टी, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम टी। अब देखो ये जो डिस्टेंस बराबर होगा किसको होगा, एक तो एक्स ये, दूसरा इस बस को यहाँ से आने में लेट यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ डिस्टेंस इसने वाई कवर किया होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस की वैल्यू बराबर किसकी होगी, एक्स प्लस वाई के। अब देखो डिस्टेंस किसके बराबर है, यू टी, यहाँ पर जो एक्स है उसको एक्स रहने देते हैं। अब ये y किसके बराबर होगा, तो देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी है 0, डिस्टेंस से कवर कर रही है y, और इसका जो एक्सेलरेशन वो कितना है f। तो इसके लिए मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, डिस्टेंस बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut मतलब u 0 तो वो तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब फोर्स की सॉरी एक्सेलरेशन कितना है f और टाइम t का स्क्वायर, तो u बराबर हो गया हाफ एफ टी स्क्वायर। क्योंकि जितने समय में ये बच्चा पर्सन इस बस को कैच करेगा उतने ही टाइम में ये बस आगे भी तो आ जाएगी, तो इसलिए मैंने क्या करा, y इक्वल टू कितना, हाफ एफ टी स्क्वायर। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ एफ टी का स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को देखो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास मिलेगा 2ut इक्वल टू 2x प्लस में एफ टी का स्क्वायर, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टाइम के टर्म में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एफ टी स्क्वायर, ये 2ut को यहाँ ले जाओ तो माइनस का हो जाए 2ut और प्लस के 2x, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, और जिस ये किसके बराबर होगा, 0 के, एफ टी स्क्वायर, फिर ये माइनस 2ut प्लस के 2x। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टाइम में, तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो t इक्वल टू, देखो जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर भी मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, मतलब ये आपका a को रिप्रेजेंट करेगा, जो माइनस 2u होगा ये हमारा हो जाएगा b, और ये 2x पूरा क्या हो जाएगा c। तो माइनस बी मतलब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करके ये आ जाएगा 2u, अब प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर मतलब माइनस 2u का स्क्वायर, तो माइनस 2u का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 4u का स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद, फिर है माइनस 4ac, तो 4 इंटू में a कितना है, f है, और c कितना है 2x, और डिवाइड में क्या आएगा 2a, a की वैल्यू कितनी है f, तो t इक्वल टू आ गया 2u प्लस माइनस 4u का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, और ये आ जाएगा f इंटू में x अपॉन में 2f। देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, मुझे टाइम थोड़ी ना निकालना है। लेकिन इस इक्वेशन से मुझे एक फ़ायदा मिलेगा क्या, देखो ये टाइम की वैल्यू रियल कब होगी, जब ये वैल्यू रियल होगी, यानी कि जो रूट में वैल्यू है, देखो कोई भी अगर रूट में वैल्यू है तो ये वैल्यू मान ले a है, तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी तो ये रियल नंबर होगा, वरना तो इमेजिनरी आइटा हो जाता है। तो टाइम की वैल्यू जो बच्चा ये पर्सन इस बस को पकड़ रहा है वो टाइम एक रियल होना चाहिए ना, वो रियल कब आएगा, जब इसके अंडर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूँ यहाँ से कि फॉर टाइम टू बी रियल, फॉर टाइम, तो टाइम रियल होगा कब, जब ये वैल्यू पूरी जो रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन हो 0 से, यानी कि 4u स्क्वायर माइनस 8f(x), इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से। इसी इक्वेशन को अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो बाकी काम मैं यहाँ पे करूँगा अभी। इसी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो u स्क्वायर माइनस 2f(x) कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, या u स्क्वायर, अब डिवाइड कर दो आप 2f से, 2f माइनस ये कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो u स्क्वायर अपॉन 2f की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए x से, x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए u स्क्वायर अपॉन 2f से। अब ऑप्शन पे चलते हैं, देखो इसमें पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस सब में, देखो u स्क्वायर अपॉन 4f, u स्क्वायर अपॉन f, u स्क्वायर अपॉन 2f, तो हमारा सही आंसर होगा u स्क्वायर अपॉन में 2f। Question next 37. A metallic wire has been stretched upon the application of a load under the stress of S1 and strain is S2. The elastic potential energy of the system per unit volume is, तो देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ
स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, ठीक है। तो यू इक्वल टू हाफ स्ट्रेस कितना S1 और स्ट्रेन स्ट्रेन कितना दिया हुआ है S2, तो ये हो जाएगा S2। तो यू इक्वल टू कितना आ गया हाफ S1 इंटू S2, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। लेकिन कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो अगर ये फॉर्मूला y के टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखो u इक्वल टू हाफ, u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ लेट, अगर मुझे यंग्स मॉडुलस के टर्म में लिखना है तो मैं स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा y इंटू में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को रिप्लेस करते हैं y इंटू में स्ट्रेन इंटू में स्ट्रेन, तो u इक्वल टू आ जाएगा हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, एक ये u इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर आपको स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस के टर्म में फॉर्मूला चाहिए तो u इक्वल टू कितना होगा, u इक्वल टू 1/2। तो देखो तब हम स्ट्रेस को ऐसे ही रखेंगे, स्ट्रेस, और स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, स्ट्रेन बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉडुलस, तो उस टाइम आएगा 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में यंग्स मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन आइडियल डायोड इन द रीजन ऑफ नॉन कंडक्शन। देखो कंसेप्ट समझो, आंसर आपको खुद पता लग जाएगा क्या सही होगा। कंसेप्ट ये है कि अगर हम एक आइडियल डायोड की बात करें तो उसमें दो जंक्शन होंगे, ये P और ये N, दो रीजन होंगे P और N, ठीक है। अब आइडियल डायोड है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देता हूँ, अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हम P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल, N साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि P रीजन को हायर टर्मिनल से, N रीजन को लोअर टर्मिनल से अगर कनेक्ट करें तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ईजिली फ्लो कर पाता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम इसको एक कंडक्टर की तरह एज्यूम कर सकते हैं, मतलब डायोड को रिप्लेस करके हम इसको क्या मान लेंगे, कंडक्टर। तो ये कंडक्ट करेगी, मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट फ्लो कर पाएगा, ठीक है। अब अगर इसका उल्टा करते हैं, मान लीजिए हम पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, अगर पी साइड को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दूं और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव से, तो ऐसे में ये कहलाता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाता आइडियल डायोड में, तो हम क्या करेंगे, इस, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब करंट नहीं जा रहा, तो ये इसका कोई वजूद ही नहीं है, तो इसको खत्म ही कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अब ओपन सर्किट, ठीक है। अब यही कहा था, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन आइडियल डायोड इन द रीजन ऑफ नॉन कंडक्शन। अब देखो यहाँ पर जब ये ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में कोई कंडक्शन तो होगा नहीं, तो स्टेट कैसी हो गई है, नॉन कंडक्शन की। और नॉन कंडक्शन में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह, तो मिल गया हमारा आंसर। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एन ओपन सर्किट। तो कंसेप्ट समझो, आंसर आप खुद फाइंड कर पाओगे कि कहीं सही आंसर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 एम्पियर 20 ओम। ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, और जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है 4.8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन एनवीएस में भी पूछा गया है, हाल ही में अभी एस्टेट 2022 में भी पूछा गया था। हाँ वैल्यू डिफरेंट हो सकती है लेकिन कंसेप्ट ये रहेगा। अब देखो इसको समझते हैं। पहली बात तो जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, ये जितने भी डायरेक्टली ऐड करते हैं। अगर पैरेलल में होता है, पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने भी हो। लेकिन अगर पैरेलल में सिर्फ दो रेजिस्टेंस है, अगर पैरेलल में सिर्फ दो रेजिस्टेंस है तो इसको आप ये लिख सकते हैं R1 R2। अगर आप एलसीएम लो और रेसिप्रोकल करो तो अगर पैरेलल में सिर्फ दो रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, देखो पहले मैं करके दिखा देता हूँ। ये आरपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई R1 इंटू में R2। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपको क्या मिलेगा, R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ किया करो जब भी सिर्फ दो रेजिस्टेंस हो, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, दोनों का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन में उनका एडिशन। अभी सीरीज का इक्विवेलेंट कितना है 20, तो ये इसको हम क्या लिख लेंगे 20। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी 20,
दूसरा जो RP है यानी कि इनका इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू कितनी है 4.8 ओम। तो देखो यहाँ से R1 इंटू R2 इक्वल टू कितना आएगा 4.8 इंटू में R1 प्लस R2, ठीक है। तो 4.8, अब R1 प्लस R2 की तो वैल्यू हमें पता ही है ना 20 है, तो 20 इसको लिख लो। तो 4.8 इंटू में 20, जब आप इसको करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 96 R1 डॉट R2। अब दो काम हो सकते हैं, या तो आप यहाँ से R1 की वैल्यू निकालो और R2 में पुट करो, मतलब इस इक्वेशन में पुट करो R2 निकालो, या फिर R2 की वैल्यू यहाँ से निकालो और यहाँ पर पुट करो R2 की वैल्यू R1 निकालो, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। आप डायरेक्टली ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन में ये देखो कि दोनों रेजिस्टेंस दिए हुए हैं ना, तो दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, जो भी दोनों ऑप्शन दिए हैं उसका प्रोडक्ट करके देखो किसमें 96 आएगा। तो अगर मैं 10 की 5 में मल्टीप्लाई करूँ तो 50 आएगा, 12 अट्ठे कितना होता है 96, 96, 4 इंटू 832 और 12 पंजे 60, तो किस में मल्टीप्लाई करके 96 मिल रहा है, ऑप्शन 2 में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, यानी कि R1 की वैल्यू 12 होगी और R2 की वैल्यू 8 होगी। अच्छा, अगर आप ऐड करके देखोगे तो वैसे भी देखो 10 और 5 15, 20 आना चाहिए, 12 और 8 20, 8 4 12, 12 और 5 17, तो ऐड करके भी आप देख सकते थे। लेकिन जो एस्टेट में क्वेश्चन आया था ना, उसमें एडिशन सभी का सेम दे रखा था, तो वहां पर हमें प्रोडक्ट करके ही पता चलेगा कि सही आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, टू कार्नोट इंजन ऑपरेट्स इन सीरीज, मतलब दो इंजन है उनको हम सीरीज में यूज कर रहे हैं। द फर्स्ट इंजन रिसीव अ हीट ऑफ 852 डिग्री सेल्सियस एंड रिजेक्ट एट अ रिजर्वर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। द सेकेंड इंजन रिसीव दिस हीट, उसी हीट को सेकेंड इंजन रिसीव कर रहा है और रिजेक्ट कर दे रहा है उसको 47 डिग्री सेंटीग्रेड के रिजर्वर में। और ये बोला गया है कि दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है, तो टी की वैल्यू फाइंड करो। कंसेप्ट समझते हैं पहले कार्नोट इंजन का। देखो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस में T2 अपॉन में T1। अब बहुत से बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि T2 क्या है T1 क्या है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखो 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन में 1 T जो होगा वो होगा हाई टेम्परेचर, या फिर इसको ऐसे भी याद रखो 1 माइनस टेम्परेचर, लो पे कौन होता है सिंक और हाई पे कौन होता है सोर्स, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। तो ये तो वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो अगर मैं ईटा 1 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस, एक और चीज़, जितने भी आप टेम्परेचर यहाँ पे लिखोगे वो सब केल्विन में होने चाहिए, वरना आंसर गलत आएगा, ठीक है। केल्विन में होना चाहिए आंसर, मतलब केल्विन में होनी चाहिए टेम्परेचर की वैल्यू। तो 1 माइनस, अब यहाँ पर पहले केस में देखते हैं, पहले केस में ये हो गया हमारा 852 जो कि हीट ये रिसीव कर रहा है। अब रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब हीट रिसीव कहाँ से करेगा, वो सोर्स से। तो ये तो 852 तो नीचे आएगा और रिजर्वर रिजेक्ट कहाँ करता है सिंक में, तो ये ऊपर आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको T अपॉन में 852, लेकिन मैंने क्या बताया था केल्विन में रखना है, तो इसको भी मैं 273 से ऐड करूंगा केल्विन में बदलने के लिए, और 852 को भी, क्योंकि देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है ना, तो केल्विन में रखना है 273, और 852 भी डिग्री सेल्सियस में, इसको भी केल्विन में बदलो 273 से ऐड करके। तो ये तो होगा मैं हमारी ईटा 1। अब ईटा 2 लिखते हैं, तो ईटा 2 हमारा हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो सेकंड में सिंक क्या होगा, तो उसने बोला है कि जो रिजेक्ट कर रहा है वो 47 डिग्री सेल्सियस पर रिजेक्ट कर रहा है, तो रिजेक्ट कहाँ होता है सिंक में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 47। और सोर्स क्या है, सोर्स मतलब जहाँ से वो हीट ले रहा है, और वो हीट कहाँ से ले रहा था, जो वो रिजेक्ट कर रहा था, यानी कि टी से। बोला ना इफ द सेकेंड इंजन रिसीव द हीट एंड रिजेक्ट टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब जो हीट वो ले रहा है वो यहाँ से ले रहा है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा T, लेकिन ये भी तो केल्विन में होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 273 करो और यहाँ पर भी 273, ठीक है। तो ये तो बन गए हमारे दोनों फॉर्मूले, ईटा 1 के लिए ईटा 2 के लिए। अब क्योंकि गिवन है कि ईटा 1 की वैल्यू बराबर है ईटा 2 के, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस T प्लस में 273 डिवाइड में ये 852 प्लस 273, तो आ जाएगा 1125, 852 प्लस 273 1125 इक्वल टू ईटा 2 कितना 1 माइनस, तो आ जाएगा 320 और डिवाइड में आएगा T प्लस के 273। अब आप ये देखो कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 तो 1 कैंसिल होगा और बचेगा माइनस, यहाँ पर भी, तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T प्लस 273
अपॉन में 1125 इक्वल आएगा 320 अपॉन में t प्लस 273 के। ठीक है, मैंने क्या करा, 1 से 1 कैंसिल और जो बचेगा माइनस साइन बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मिल गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे t प्लस के 273 का स्क्वायर इक्वल टू 320 की मल्टीप्लाई करेंगे 1125 में। तो देखो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 36 इंटू 10⁴। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी देखो 36 10⁴ है, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा t प्लस 273 इक्वल टू, अब 36 का कितना होता है 6 स्क्वायर रूट, और 10⁴ का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 10⁻2 यानी कि इसको हम 600 भी लिख सकते हैं। तो t प्लस 273 की वैल्यू आ गई 600 तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 माइनस के 273 या फिर t इक्वल टू आ जाएगा 327 जो हमारा आंसर होगा। अच्छा, जो आंसर आया हमारा वो केल्विन में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं कि केल्विन या डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसी को मानेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 31 से 40। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 41 से 50।